हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज, काफी इंपॉर्टेंट डे। आज सुप्रीम कोर्ट में दो बहुत अहम फैसले आए हैं। दोनों फैसलों का दूरगामी परिणाम होंगे और काफी ज्यादा लोगों तक इनका इंपैक्ट होगा। जानते हैं क्या क्या हुआ है। तो एक फैसला एक तरफ आया है जिसमें यूपी के जो मदरसा हैं, जिनको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनको बंद करो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो स्टे लगाया था और अब बोल दिया कि मदरसा एक्ट जो है वो ठीक है, मदरसा एक्ट वैलिड है। अब इसके अलावा एक और फैसला एक और आया जिसमें 9 जजेस की बेंच ने आज बोला कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, किसी का अपना घर, किसी का अपना मकान, अपनी गार्डन, जो भी वो हो सकता हो मेटीरियल रिसोर्स किसी पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए हो चाहे ना हो, इस पे फैसला आना था। ये फैसला बहुत पुराने केस से था। अब 1992 के केस को आज इन्होंने ठीक किया, करेक्शन किया है और इन्होंने कहा कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। इसमें भी जस्टिस जो नागरत्ना मैम है उनका डिसेंटिंग ओपिनियन है, पार्शली डिसेंटिंग ओपिनियन, और जस्टिस धूलिया जी का पूरी तौर से डिसेंटिंग ओपिनियन है कि नहीं, जो प्रॉपर्टी होती है वो सबके लिए है, अगर समाज के हित की है तो राज्य उसको ले सकता है। याद कीजिए, हमने इस पे वीडियो करे थे, दोनों आपको समझ में भी आया था जब हमने बात करी थी कि क्या क्या हो सकता है। मदरसे बंद होने के अराउंड पूरे हमने बैकग्राउंड समझा था कि कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक 2 जज की बेंच के पास केस गया था। उस केस के बाद क्या होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट उसको बैन कर देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कितना कितना सिलेबस का स्टडी किया था, मदरसा में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन से सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, क्या सब्जेक्ट जो होते हैं वो जो तालीम दी जाती है वो क्या फजल वाली जो होती है या जो और भी जो होती है, क्या वो रेगुलर जो मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन है क्या उसके साथ है कि नहीं है। ये वीडियो में था। अभी एक बार समरी में हम देख भी लेंगे। इसके अलावा हमने अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले हमने बात करी थी कि सीजीआई सर रिटायरमेंट से पहले बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं, जिसमें मदरसा, सिटीजनशिप, कोई इंडस्ट्रियल एल्कोहल, अभी एएमयू के ऊपर आने वाला है फैसला, तो ये भी आएंगे ही आएंगे। इन फैसलों को भी देखेंगे एक एक करके, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि आज वाले जो 2 फैसले आए हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। ये तो है टेलीग्राम चैनल, यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे अपने लाइव डिस्कशन, अपने सारे डाउट जो भी आते हैं आपके, हम यहां टेकअप करते हैं। आप चाहो तो यू कैन आइदर स्कैन दिस क्यूआर कोड और यू कैन लुक अप फॉर दिस यूजर आईडी। नाउ चलते हैं आगे, केस में क्या हुआ है। तो पहले चलेंगे मदरसा एक्ट की तरफ। तो मदरसा एक्ट क्या था? मदरसा एक्ट एक एक्ट था जिसकी वजह से यूपी में अपने आप आता है क्या, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन। अब ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन क्या करता था, ये ऐसे मुस्लिम बच्चों, खासकर मुस्लिम बच्चों को ही ये एजुकेशन इंपार्ट करता था जो कि इस्लामिक स्टडी होती थी। अच्छा ठीक है, इस्लामिक स्टडी जब ऐसी हो रही है, इस पे क्या होता है, सबसे पहले केस जाता है एक मोहम्मद जावेद यूपी में एक टीचर थे मदरसा में। इनका की जो सैलरी आई थी, पहले रेगुलर भी नहीं थे ये, तो इनकी बहुत छोटी सैलरी थी, 4,000-6,000 के आसपास महीने का इनको तनख्वाह मिलती थी और इनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, रुक रहा था, अटक रहा था। तो ये चले गए हाईकोर्ट में। इन्होंने कहा कि अब प्लीज मेरे इस सुनवाई पे जरा आप बस एक बार आप विचार कर लें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया 2 जज की बेंच के सामने, जस्टिस विवेक चौधरी जी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी। इनके सामने एक और शख्स गए, अंशुमन राठौर जी। अंशुमन राठौर जी ने कहा कि सर मेरी तो प्ली जो है, मेरा जो पिटीशन है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब दूरगामी है, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे पे विचार कीजिए। विचार क्या करना है? विचार ये करना है क्या मदरसा वैलिड है, क्या मदरसा सेक्युलर हमारे संविधान के तहत क्या ओके चीज है। तो इसके बाद क्या होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तौर से सिलेबस को समझा। मदरसा में जितना मदरसा एक्ट के अंदर जो पावर मिली है मदरसा बोर्ड को, इस बोर्ड को समझा कि इस बोर्ड के जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है, यहां पे कितने मदरसे हैं, क्या हो सकता है, क्या करना है हमको। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि ये जितने भी यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट है, पूरा का पूरा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं चलेगा। इसके बाद क्या होता है, अगर ये मदरसा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, दैट मींस यूपी में जितने मदरसे हैं, यूपी में जितने बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, जिसका कि नंबर आ रहा है 17 लाख के आसपास, अब इन सारे बच्चों को हम कहां पे प्लेस करेंगे, हम कैसे इनको एब्सॉर्ब करेंगे इनटू द रेगुलर वे ऑफ एजुकेशन। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया कि बच्चे तो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं बड़े बड़े, इन टीचर्स को हम कैसे इनको इंकॉर्पोरेट करें, जो अभी जो रेगुलर वे ऑफ टीचिंग चल रही है। तो इसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये फैसला जो है, इस फैसले में त्रुटि है, इस फैसले में दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट प्लीज पे सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फिर क्या किया, इस पे फिर अपना स्टे लगाया। इन्होंने बोला कि नहीं, हम मदरसे ऐसे बंद नहीं करने देंगे, हम पूरी चीज समझेंगे क्या हुआ है। यहां पे आपको याद होगा अभिषेक मनु सिंघवी जी, लॉयर, बहुत सीनियर लॉयर हैं, वो गए थे और उन्होंने केस फाइट किया था। उन्होंने कहा था कि सर आप एक चीज समझिए बहुत सिंपल शब्दों में, रिलीजियस एजुकेशन अगर कहीं मिलती है,
अगर कहीं पे भी कोई रिलीजियस एजुकेशन होती है, क्या इसका मतलब यह होता है कि वो एजुकेशन इंस्ट्रक्शन है, इज नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शन? इन्होंने कहा अगर रिलीजियस एजुकेशन हो रही है, दैट इज इस्लामिक स्टडी हो रही है, तो इट इज नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शन। ये बात को मद्देनजर रखें। ऐसे तो गुरुकुल्स भी हैं। क्या मेरे फादर जो गुरुकुल से पढ़े हैं, क्या गुरुकुल को अब क्या बैन कर देना चाहिए क्योंकि वहां भी ऐसे हरिद्वार में या इन जगहों पर रिलीजियस ये जो एजुकेशन है वो इंपार्ट हो रही है? तो आप ही समझिए कि देयर इज मोर टू इट। और इन्होंने सबसे बड़ी बात बोली, इन्होंने कहा जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कहा जो इतनी ज्यादा जो लोग हैं यहां पे, अभी बच्चे हैं, टीचर्स हैं, आप इनको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, इट इज सिस्टमेटिकली नॉट पॉसिबल। अब इसके साथ ही क्या हुआ, यूपी मदरसा बोर्ड जो है ये चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में इन्होंने कहा था पहले तो अंशुमन राठौर जी के बारे में बात कर लेते हैं। अंशुमन राठौर जी का कोई लोकस स्टैंडी है ही नहीं, ये क्यों केस लड़ रहे हैं, इन्हें क्या दिक्कत है? अंशुमन राठौर जी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां बोला था क्योंकि अंशुमन राठौर जी की जो प्ली है वो बहुत ही नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, बहुत ही ज्यादा मतलब जनहित के लिए है, जनहित याचिका में के प्रॉपर दायरे में आती है, तो हम सुनेंगे इनको। इसके बाद अंशुमन राठौर जी की प्ली सुनाई जाती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में उन्होंने कहा था कि अब जितना भी फैसला कि अब जितना हमने स्टडी कर ली है, इस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि बच्चों को जो यहां पे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, सब्जेक्ट्स, तो इसमें क्या क्या होता है। अगर आप क्लास 1 to 8 में जाओगे, 1 to 8 में, तो यहां पे आपको शिया या सुन्नी या जितना भी जो इनका जो इस्लामिक जो बच्चों को पढ़ने को होता है वो तो है ही है, सब वो तो है ही एजुकेशन। इसके अलावा जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ये रेगुलर सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हैं। इसके साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल क्या होते हैं? यहां पे मदरसा में इन्होंने कहा, मदरसा सिलेबस हमको देखने में समझ में आ रहा है कि यहां पे मैथमेटिक्स, यहां पे इंग्लिश, यहां पे सोशल साइंसेस, यहां पे साइंस, तो ये सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं इन्होंने कहा ये सब ऑप्शनल हो गए और इनमें से कोई एक बच्चा चूज कर ले, चाहे तो ना ही चूज करे। तो ये भी बात हो रही थी। इन्होंने कहा नहीं, ये प्रॉब्लमेटिक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी दफे बोला हुआ है कि मॉडर्न जो वे ऑफ लिविंग है वो तब अकॉम्प्लिश हो पाएगी जब मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन मिल पाए, यानी आज के बच्चों को आज की एजुकेशन मिले। ये नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की इसी लाइन को मानते हुए बोला कि जो यूपी मदरसा है, यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट, ये एक्ट बेकार है, ये एक्ट नहीं चलेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने कहा नहीं, एक बात आपने हमारी एक ही बात को मान लिया, लेकिन इसमें और भी कुछ है। हमने कहा कि मदरसा एक्ट, अभी यहां पे यूपी का स्टैंड क्या है? यूपी गवर्नमेंट ने खुद बोला सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए सर, हमें प्रॉब्लम यह है कि मदरसा पूरे एक्ट को आप निरस्त मत कीजिए। आप इसमें से जो ऑफेंडिंग प्रोविजन है, जो भी प्रोविजन ऐसे हैं जो कि राइट टू एजुकेशन, RTE, यानी कि आर्टिकल 21A का उल्लंघन कर रहे हो, आर्टिकल 21A का, आप उसको निरस्त कर दीजिए। पूरे एक्ट को रहने दो। आप पूरे एक्ट को मत जाने दो। यानी कि हमें, क्योंकि अब मदरसा अगर रहेंगे, हम मदरसों में चाहते हैं कि बच्चों को जो ऑप्शन मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंसेस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स हम बच्चों को कंपलसरीली पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे एजुकेटेड हों इन द मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन। तो ना कि इसको निरस्त करने से बेटर है कि हम इसमें कुछ सुधार ला सकें। यही चीज चीफ जस्टिस जी ने बोली कि स्टेट का, यानी राज्य का, कोई भी, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी स्टेट हो, यूपी, बिहार, कर्नाटका, जितने भी सारे स्टेट डज हैव अ वाइटल इंटरेस्ट इवन इन इंश्योरिंग क्या द स्टैंडर्ड्स इन प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। भले ही जिन जगहों पे धार्मिक रूप से एजुकेशन मिल रही हो, इंस्ट्रक्शन मिल रहा हो, वहां पे भी स्टेट का इंटरेस्ट है, वहां पे भी स्टेट का हक है ये जानने का कि वहां पे क्या चल रहा है। हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप इसको इंटरप्रेट ऐसे करो, बट टू थ्रो पूरा एक्ट इज लाइक थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। मतलब किसी बच्चे को आप उठा के बाहर फेंक दे रहे हो। आप ऐसा मत करना, हम ऐसे एक्ट को नहीं जाने देंगे। ये तो एक केस हो गया। इस केस की वजह से क्या होगा कि जो मदरसे हैं वो मदरसे वैलिड है, मदरसे अभी चलते रहेंगे, लेकिन उनमें रेगुलराइजेशन और आ सकता है। खास करके जो यूपी मदरसा एक्ट है उसका जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 जो कंट्रोल करता है कि मैनेजमेंट कैसे होगा पूरे मदरसे बोर्ड का, इसमें कौन लोग आ सकते हैं, कौन लोग इसमें चेयरमैन बन सकते हैं, इसमें कौन लोग मैनेज करेंगे, इसको सिलेबस कैसे डिजाइन होगा, उसमें हो सकता है तब्दीली आ जाए। पर अब एक्ट रहेगा, मदरसे भी रहेंगे। चलते दूसरी न्यूज की तरफ। ये न्यूज के परिणाम बहुत दूरगामी है। ये क्या हुआ, इन्होंने यहां पे एक केस चल रहा था, केस समझना आप, 1992 का केस था। 1992 में जस्टिस अय्यर जी ने एक फैसला दिया था। यह फैसला क्या था कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी के पास अपनी धन दौलत है, गाड़ी घोड़ा कुछ भी है उसका अपना, तो क्या वो समाज का है?
क्या वो जनता का है, क्या वो सरकार का है, क्या उस पर सरकार कोई हक रखती है अपना। यहां पे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक बार जो 30 साल पहले जो फैसला आया था उसको ही समझना पलटना था, यह फैसला आज पलटा गया है। क्या हुआ है, तो आज सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच ने बोला अगर 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 जस्टिस धूलिया जी को छोड़ दिया जाए, इन्होंने तो बोला कि मैं तो रिजेक्ट करता हूं इन पूरे 8 की ओपिनियन को, और जस्टिस नागरत्ना मैम इन्होंने पार्शियली एग्री किया है पर पार्शियली डिसएग्री भी किया है। इन्होंने कहा मैं आधी बात से सहमत हूं पर आधी से नहीं हूं। तो जो जजमेंट है डिसेंटिंग वॉइस वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो जज हमेशा डिसेंटिंग ओपिनियन देता है वो जज की ओपिनियन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आज अगर एक जज कन्विंस है कल और भी जज कन्विंस हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ है। तो इन्होंने बताया आज 8 जजेस ने, बाकी बड़े बड़े जजेस ने, कि देखिए जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ओन्ड बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नॉट एवरी प्रॉपर्टी कैन बी मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी। मतलब कि हर चीज पूरे ऐसे जनहित की नहीं है, पूरे ऐसे सब लोगों की नहीं है। जो जस्टिस अय्यर जी का इंटरप्रिटेशन था वो उस समय के हिसाब से सही था जब इकोनॉमी की हालत थोड़ी ज्यादा खस्ता हाल थी और हम सोशलिज्म की तरफ थे। हम तब उस समय सोशलिस्टिक रवैया चलता था, सोशलिस्टिक डॉगमा, सोशलिस्टिक थ्योरी होती थी हमारे पास, तब तक के लिए तो वो ठीक था, लेकिन आज नहीं। अब इशू क्या है, हमने सुप्रीम कोर्ट को बोलते हुए सुना कि अब जो मेटेरियल प्रॉपर्टी है हम उस फैसला देंगे। कोर्ट ने कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी मे कम अंडर आर्टिकल 39B प्रोवाइडेड कब आ सकती है, जब दे बिलोंग टू द कम्युनिटी ओनली। मतलब कि अभी इस पे एक्सपैंड करते हैं, पहले पूरा समझते हैं केस की बैकग्राउंड क्या है, केस क्या चाहता था। अब ये आप शुरू करो केस समझना महाराष्ट्र का। एक महाराष्ट्र में हाउसिंग सोसाइटी एक्ट आया था, माडा करके कईयों को पता होगा। तो माडा एक्ट में एक सेक्शन था, जो सेक्शन ये कहता था कि स्टेट को पैसे मिलेंगे 100 टाइम्स, 100 गुना रेंट का इतना देना पड़ेगा। ये केस चलता गया सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अय्यर जी ने बोला कि मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी कवर्ड ऑल रिसोर्सेज, नेचुरल, मैन मेड, पब्लिक, प्राइवेट, एवरीथिंग। जो भी समाज का है वो सब कुछ समाज का है। उन्होंने कहा जो उस समय हालत है, जो उस समय देश की हालत है, दैट मीन्स अगर मेरा ये पेन अगर जनता के काम का है तो सरकार इसको ले सकती है, इसके एवज में मुझे कुछ पैसे देगी, पर वो पैसे उसी हिसाब से देगी जो कि फीजिबल होगा, जो कि वायबल होगा। अगर मेरी कोई गाड़ी है, अगर मेरा कोई गार्डन है, मेरा कोई खेत है, जो भी है, तो मेरी कोई बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, अगर वो सरकार के काम आ सकती है, जनता के हित के लिए आ रही है, वहां कोई ऑफिस बनाना है, कोई मेट्रो बनानी है, कुछ बनाना है, तो वो सरकार ले सकती है, एक्वायर कर सकती है, और उसको एक नॉमिनल, उसकी एक रेट जो भी तय हुई होगी वो देगी। इसी बात को सुनते हुए, देखते हुए 2-3 केसेस हुए थे, जिसमें एक रंगनाथ रेड्डी केस था, कोकिंग कोल केस था, संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग था, और माफतलाल इंडस्ट्रीज का 3 केस इसमें आए हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में फिर 7 जजेस बेंच के पास गया था। 7 जज बेंच ने कहा कि हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं जो आर्टिकल 39B है वो कितना इंप्लाई कर रहा है, वो कितना ज्यादा यूज में आ रहा है, हम इसके लिए इसको और ऊपर भेजेंगे, हम देंगे इसको 9 जजेस बेंच को। 9 जज बेंच इसको संभाले, जाने तब हम माने। तो अब 39B क्या चीज है? डीपीएसपी हमारे संविधान में एक सेक्शन है, एक पार्ट है, कईयों को पता होना चाहिए। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी में हमारे लिए सारे के सारे ऐसे कुछ सिद्धांत लिखे हुए हैं। ये आंबेडकर जी का फेवरेट टॉपिक था और इन्होंने कहा था कि जो भी सरकार आए वो डीपीएसपी याद रखे। डीपीएसपी क्या है? कि एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना, कि जब भी सरकार को कोई कानून बनाना तो डीपीएसपी याद रखे। अब डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक डीपीएसपी है जो 39B है, वो कहता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू बेस्ट सर्व द कॉमन गुड। मतलब जनता के हित के लिए, ग्रेटेस्ट गुड करने के लिए, अगर सरकार किसी से 500 बीघा जमीन ले रही है ताकि हम उसको गरीबों के लिए बना सकें, वहां पे कुछ और नई चीज बना सकें, कोई नया प्लॉट, कोई नया ऑफिस, कोई नया कुछ भी बनाना है तो बना सकती है सरकार। ठीक है, यहां पे ये 39B का टेक्स्ट है, संविधान में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन इसी पे था। यहां पे कई एपेलेंट्स ने बोला, जो अपील करने गए थे, उन्होंने कहा कि अगर कानून का मकसद, जो भी कानून माडा वाडा जैसे जो भी कितने भी कानून आए हैं, अगर लॉ वाज टू इंक्लूड प्राइवेट रिसोर्सेज, अगर प्राइवेट रिसोर्स इसमें लिखने थे, यानी कि माडा एक्ट के थ्रू आप प्राइवेट अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो, दैट मींस कि आप क्या कर रहे हो? आर्टिकल 39B का एप्लीकेशन कर रहे हो। तो आप 39B की डेफिनेशन में आना चाहिए था मटेरियल रिसोर्स, आप 39B की डेफिनेशन में प्राइवेट रिसोर्स होना चाहिए था। ये तब क्यों नहीं था? अगर ऐसी चीज अगर इतनी ज्यादा एम्बिगुअस छोड़ दी हमारे लॉ मेकर्स ने, हमारे संविधान के निर्माताओं ने, तो अब उस पर क्वेश्चन अब उठे नहीं तो क्या करें? तो मेजॉरिटी व्यू आज जो आया सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस जी ने ही उसको ऑथर किया मेजॉरिटी व्यू। इन्होंने कहा है कि जो मटेरियल रिसोर्स आप वर्ड सुनते हो, मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, इट मे थ्योरेटिकली इंक्लूड प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेस।
हाउएवर जो कृष्णा अय्यर जी ने पहले दिया था माइनॉरिटी जजमेंट में, इन्होंने कहा था कि कि सारे का सारा रिसोर्स सब कुछ जो है वो सरकार का है, सब कुछ जो है वो समाज का है, सब कुछ जो सोसाइटी का है, इट कांट बी एक्सेप्टेड, ये नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर किसी प्राइवेटली ओन्ड कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई खेत है, अगर उसको चेक करना है कि क्या ये किसी भी तरीके से ऐसे आ रहा है, मेटेरियल रिसोर्स की डेफिनेशन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस रिसोर्स का नेचर समझेंगे पहले, हम उस रिसोर्स की पहले तहकीकात करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है, क्या इससे कम्युनिटी को फायदा होगा, क्या समाज को फायदा होगा, कितना कम है ये रिसोर्स, और इसको लेने से कॉन्सिक्वेंस क्या आ जाएंगे, अगर इस रिसोर्स को किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दें तो इससे क्या कोई बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड हियर। इन्होंने कहा हम देखेंगे कि अगर जनता के हाथ में अगर इसको दिया जा रहा है, जनता यानी यहां पर सरकार की बात हो रही है, अगर सरकार के हाथ में इसको दिया जा रहा है, क्या उससे कोई फायदा है। अब यहीं पे मेजॉरिटी जजमेंट ने बोल दिया कि नहीं, हर प्राइवेट प्रॉपर्टी समाज की है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन चलते हैं जजमेंट ऑफ तो जस्टिस बीवी नागरत्ना मैम, तो इन्होंने बोला आप एक बात सोचो, प्राइवेटली ओन्ड जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप बिल्कुल पर्सनल आइटम छोड़ दो, जैसे कोई ज्वेलरी, जैसे कोई घड़ी, जैसे कुछ भी आर्टिकल, कोई फर्नीचर घर का, उसको छोड़ दो आप, पर बाकी प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्स पे चलो आप, जैसे घर, जैसे प्रॉपर्टी, जैसे गार्डन, जैसे खेत, जैसे कुछ और बिल्डिंग, किसी का मटेरियल, किसी का जो भी चीजें, इट कैन कम अंडर द एम्बिट ऑफ द टर्म मटेरियल सोर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी समाज के लिए आ सकता है, प्रोवाइडेड तब जबकि ऐसे रिसोर्स को हमने लिया हो, ट्रांसफॉर्म करके लिया हो। ऐसे रिसोर्स को हमने कैसे लिया होगा, हमने इसको समाज के लिए कैसे बनाया होगा, 5 रास्तों से बनाया होगा। पहली बात तो राष्ट्रीयकरण करके नेशनलाइज कर दो, बैंक्स को हमने नेशनलाइज किया था, ठीक है। एक्वायर करके, ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसी कानून के तहत हमने किया होगा, या बाय परचेज, या बाय ओनर्स के डोनेशन। ऐसे 5 तरीके हो सकते हैं जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को हमें लेना होगा एक समाज के हित के लिए सरकार के हाथ में। यहां पे जो संजीव धूलिया जी का जजमेंट था, वो जजमेंट अभी तक मिल नहीं पाया है ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस। पर इनका जो डिसेंटिंग वॉइस है, ये डिसेंटिंग ओपिनियन को भी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इस डिसेंट वॉइस को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जज पूरे धारा के अगेंस्ट खड़ा होकर बोलता है, वो जज की ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करती है। वो जज की ओपिनियन आपको कोट करनी होती है आपके सारे एग्जाम्स में। सो जैसे इनका जजमेंट आ जाएगा, हम उसको भी टेकअप करेंगे। हमने आज ये दोनों केस समझे, इन दोनों के बाद अगर इन दोनों केसेस के अराउंड कोई और रिव्यू पिटिशन जाती है, कोई और क्यूरेटिव पिटिशन जाती है, तो भी हम उसको देखेंगे एक बार। जब तक ऐसी डेफिनेशन नहीं आ रही है, तब तक हम इसको अभी के अभी इसको पॉज करते हैं। ये हमारे GS2 के लिए, GS4 के लिए काफी इंपैक्टफुल हो गया आज का दिन, और इसके साथ ही इस न्यूज को हम एंड करते हैं। जो कोई डेवलपमेंट आएगा हम उसको टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।